हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है प्रेगनेंसी में किस तरह का डाइट होना चाहिए एंड कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है किसी भी वुमेन के लाइफ में। इनफैक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कई बार इसे दूसरा जन्म भी कहा जाता है महिलाओं के बारे में। इसमें किस तरह का डाइट हमें खाना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए सो दैट कि हम हेल्दी रह सके और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। बिकॉज हेल्दी बच्चे आज के दिन में सबसे ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रेस है और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने की बहुत सारी जिम्मेदारी सिर्फ माता पे ही नहीं, फादर पे भी आने चाहिए, पिता पे भी आने चाहिए, क्योंकि उन्हें एक ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देना चाहिए, स्ट्रेस से बिल्कुल ही नहीं हो। इतने सारे स्ट्रेस के बीच में बहुत सारे बच्चों में तरह तरह की डिसेबिलिटीज देखी जा रही होती हैं, तो एक ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो जिसपे वो अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे से डिलीवर कर सके और एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर कर सके। सिर्फ खान पान ही इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ कई और फैक्टर्स होते हैं जो भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। करिश्मा शाह, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है और प्लांट बेस्ड फूड कोच है, वो आज हमारे दर्शकों को ये बताने वाली है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप किस तरह का खाना खाएं। वेलकम करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात। थैंक यू। हाय स्मिता। ये टॉपिक बहुत सालों से डिस्कस होता आया है, बहुत बार लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया होगा कि किस तरह का खान पान होना चाहिए। बहुत बार हमारे मम्मी दादी नानी जो होते हैं वो भी अपने तरह तरह के सजेशंस देते हैं, जो कभी कभी डॉक्टर्स के सजेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन में कि वो क्या करे। इस तरह के जो भी डाउट्स है और कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए आज ये एपिसोड है। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ मैं फैक्ट्स रखना चाहूंगी कि इंडिया में जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ हाईएस्ट बर्थ्स जो होते हैं ये 9 महीने के दौरान जो हुए हैं सिंस कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक, यानी इंडिया में अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं ये 9 महीनों में, जो सबसे कोविड-19 एक पैंडेमिक के जैसा डिक्लेयर किया गया था, विद मोर देन 20 मिलियन बेबीज एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न इन द कंट्री बिटवीन मार्च एंड दिसंबर, अकॉर्डिंग टू अ यूएन टॉप बॉडी रिपोर्ट. Here is a need to keep pregnancy malnutrition under check for better health of the mother and child. Malnutrition एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मदर एंड चाइल्ड के लिए, जो कई सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों पे राज्यों में देखा जा रहा होता है, जहाँ पे कई बार अच्छा खाना, पोषण वाला खाना नहीं मिल पाने की वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उनका जो वेट होता है वो काफी कम होता है, वो कई बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें इन 9 महीनों के दौरान अच्छा खाना, पोषण वाला खाना नहीं मिल पाया है। प्रेगनेंसी एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होता है, फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है। इंडिया में देखा जाता है कि जो डाइट होता है वुमेन का वो जनरली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की वजह से कई बार अच्छा नहीं हो पाता है। लैक्टेटिंग पीरियड में भी जो औरतें होती हैं उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत मैटरनल जो मैल न्यूट्रिशन है इंडिया में, इसका प्रेवलेंस बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं वो जनरली लो बर्थ वेट के होते हैं और इसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, यानी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी जो मृत्यु की दर है वो काफी बढ़ जाती है। ऐसे कई सारे एडिशनल फूड्स होते हैं जो उन्हें सेवन करने चाहिए, उन्हें खाने चाहिए, ताकि उनका जो वेट है, बच्चे का जो वेट है वो प्रेगनेंसी के बाद अच्छे से बढ़ सके। और प्रेग्नेंट वुमेन का जो वेट है वो भी करीब 10 से 12 केजी ऑन एन एवरेज इस पूरे प्रेगनेंसी साइकिल में बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो मिनिमम बर्थ वेट है वो अराउंड 3 केजी, जैसे अच्छे एवरेज हेल्दी बेबी का 3 केजीज होता है, इंडिया में ये 1.5 to 1.8 भी हेल्दी माना जाता है, क्योंकि कई ऐसे मैल न्यूट्रिशन महिलाएं होती हैं जो हेल्दी बेबी वेट अचीव नहीं कर पाती है। तो कई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका खान पान इम्पोर्टेंटली ध्यान दिया जाए कि वो अच्छा पोषण वाला खाना खा रही हैं, स्वस्थ रह पा रही हैं, ताकि एक अच्छे हेल्दी वेट बेबी को जन्म दे पा रही हैं। करिश्मा, ये कुछ फैक्ट्स है। इंडिया सबसे ज्यादा मैल न्यूट्रिशन और मैटरनल मोर्टेलिटी से जूझ रहा होता है, इसमें खान पान और डाइट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? एब्सोल्युटली। आई थिंक कि
जो बच्चे को एनर्जी मिलेगी वो जो माँ खाना खाती है उसी से एनर्जी मिलती है, सारा पोषण उसी से मिलता है। तो आई थिंक जो महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो कैसा डाइट फॉलो कर रही है, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो आपने बात की लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी की, जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनके डेली जो जितना उनको कैलोरी इनटेक खाना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ societal issues also that they face. तो ये एक फैक्ट है, और उसके सामने दूसरा फैक्ट ये भी है कि हमारी जो दूसरी साइड है, जो लिटिल बिट द बेटर सोशो इकोनॉमिक साइड ऑफ आवर कंट्री इज ओवरफेड। आपने मैल न्यूट्रिशन की तो बात की, पर अब हम जो ओवर न्यूट्रिशन की जो बात है हम उसकी भी बात करेंगे, बिकॉज somewhere down the line we feel that with malnutrition what we need to do is we have to have better reforms in place as a country, even with pushing the government to do certain things with the reforms, so that the lower strata of the society can end up getting at least the basic needs, right? बहुत सारे टाइम मैंने देखा होता है कि ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहां पे अगर जो लैक्टेटिंग मदर होती है और वो अगर वहां पे जाएगी, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उससे बोलते हैं कि आप इसको पाउडर पे डाल दीजिए, आप इसको ये पाउडर है, इसको मिला के बच्चे को देना चाहिए, और आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर जस्ट वेरी दे आर शॉकिंग, बिकॉज देयर इज नो अदर बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेबी दैन द ब्रेस्ट मिल्क। ये मदर्स को भी बहुत हेल्प करता है to fight with postpartum depression, for their overall well-being, to connect with their child, to give the child the right kind of nutrition which only breast milk has. So I think ये सब चीजें हैं जो बहुत complicated होती है, controversial होती है lower strata of society में. I hope with time and the kind of awareness that we can create nice reforms in place कि हम इसको mandatory बनाएं कि सारी महिलाएं जो होती है अगर उनको उनके ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, उनका मिटर्नल एस्पेक्ट होता है, पोस्टपार्टम एस्पेक्ट होता है, तो उन्हें सब सुविधाएं मिले उसके लिए। Healthy children are the future of our country, so I think we should take care of those things. And then now we'll come to a section where the highest strata of society, right? So with that there is a case where our बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब आप प्रेग्नेंट है तो आपको 2 लोग का खाना है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिथ that is there with so many pregnant women. मेरे पास जब clients भी आते हैं consultation के लिए, when they are expecting or when they're the second third trimester में भी अगर वो होते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि हमें 2 लोग का खाना है क्योंकि हमारे अंदर अभी एक दूसरी जान है। So I would like to tell everybody that this is a myth. आपको 2 लोग का खाना नहीं खाना है, आपको उतना ही खाना है जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। Very important that you don't overdo anything, because what will happen is that it's a vicious cycle. अगर आप ज्यादा खाएंगे, अगर आपको फोर्सफुली ज्यादा खिलाया जाएगा तो उतना ही वजन आपका बढ़ेगा। So सीधा the standard procedure, the standard accepted norm is that जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो बॉडी वेट होता है उससे आपको, depending on the body weight that you have, 8 to 10 to 12 kgs is very normal for you to gain weight, according to your standard BMI and everything. तो अगर आपने इतना ही गेन किया है तो आप जब फीडिंग करेंगे 6 months 7 months after your baby is almost a year old, you will be able to shed all that extra weight off. But if you overdo things, then it becomes a problem and you cannot lose that weight very easily. फिर उसके दूसरे complications हो जाते हैं, right? So this is one myth, that no, you don't have to eat for 2 people. Please eat only for yourself. And there's a very standard procedure. अगर आप एक दिन में जितना आप खाते हैं उससे खाली 400 या 500 कैलोरी आपको ज्यादा खानी है, which means that if you are somebody, if you are a woman and you are pregnant, आप डेली में 4 meals अगर खाते थे तो अब आपको एक एक्स्ट्रा 5th meal ऐड कर देना है. So what happens is that now you are going to be having your entire day, you're going to be eating 5 meals instead of the earlier 4 meals that you were going to be having. उतना 300, 400, 500 extra calories बहुत हो जाता है for the overall development of your baby, right? The second thing is that one thing which is very very common and मुझे इसके बहुत सारे cases मिलते हैं, so I would like to talk about this, is that postpartum depression.
is a very common thing in mothers, expecting mothers, and after they have delivered also. And why is this connected to diet? Why am I talking about postpartum? Because it is connected to your diet. Okay. According to contrary belief के एक महिला को डिप्रेशन या पोस्टपार्टम फीलिंग्स तभी आएंगी जब उसका बेबी बॉर्न हो चुका होगा या उसको 6 महीने 8 महीने हो चुके होंगे, उसके बाद सिम्टम्स आने लगते हैं। पर हम अब बहुत ही अनसर्टन टाइम्स में रह रहे हैं, राइट? तो बहुत सारी चीजें अलग तरीके से हो रही है अभी। सो नाउ व्हाट आई हैव सीन एज अ ट्रेंड इज दैट there are cases of complications in pregnancy. There are cases of gestational diabetes. जो महिलाओं को PCOD, PCOS का प्रॉब्लम होता है या थायराइड कंडीशंस होते हैं और उन्होंने अगर कुछ वेट लॉस करके अगर उन्होंने कंसेप्शन कर लिया तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में उन्हें मोस्ट प्रोबेबली जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि अब आपको लगता है कि हमें अब 2 लोग के लिए खाना है तो हम बहुत सारा खाएंगे, पर उससे अगेन क्योंकि आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज, hypertension in women who are pregnant, and some kind of complications, and anxiety and mood swings. This is very, very common now in women who are pregnant, and even after pregnancy when they are feeding their baby, when they are breastfeeding their baby, right? Now, what are the things that are necessary for this? Women का एक standard hormonal profile होता है, तो अगर हमें ये hormones को support करना है, अगर हमें ये hormones को अच्छी तरीके से चलाना है, तो हमें diet अच्छा खाना पड़ेगा। Very important, very, very important. Our brain and our cognitive function, अपना भी और baby का भी develop होता है सिर्फ अच्छे खाने से, अच्छे पोषण से। तो हमें थोड़ी चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे for example, folic acid or folate is very important for pregnant women. Before getting pregnant, while they are pregnant, and even after conception, after they've had the baby. So folate or folic acid is very important. कहाँ से मिलता है हमें folate और folic acid? हमें बीटरूट से मिलेगा। सारे रेड कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सब फोलेट रिच होते हैं, तो रेड कलर की वेजिटेबल्स खाया करें। फिर हमें नट्स और सीड्स में से फोलेट मिलता है, राइट? और हमें यूजुअली एक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं हम फॉलिक एसिड और फोलेट के लिए, जो यूजुअली मदर्स को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही हैं। Okay, then after this is the second thing for the cognitive function and for the baby's health and mother's mental health, omega-3. Omega-3 is very, very important. हमें omega-3 कहाँ से मिलेगा? कौन से फूड सोर्सेज से हमें omega-3 मिलेगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स और फिश में से आपको omega-3 अच्छी तरीके से मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आपको फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, चिया सीड्स, सेसमी सीड्स, ये सब चीजों से आपको अच्छा omega-3 मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हैविंग गुड सोर्सेज ऑफ omega-3 in your diet when you are pregnant. Then the third thing is that iron is very, very important. So for a mother's good health, जब वो pregnant होती है और जब जब baby deliver भी हो जाता है, तो सबसे पहली चीज जो fluctuate होती है वो iron levels होते हैं। तो and most of the women these days are लिटिल अनीमिक, उनमें खून की मात्रा थोड़ी कम होती है एक्चुअली। तो हमें बहुत एनीमिक सबसे ज्यादा है women, 70 to 80% women एनीमिक होती हैं, और उनको सबसे पहले जो भी गायनेक्स होती हैं वो आयरन टैबलेट्स और विटामिन डी टैबलेट्स ही सजेस्ट करती है, जो भी कई महिलाएं नहीं लेती। इनफैक्ट जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है या जो काफी डेवलप्ड जगह है, वहां की वो महिलाएं जो है वो ये जनरली ले भी रही होती है, लेकिन और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां ये इन्हें मिल नहीं रहा होता, तो उनमें जनरली खून की कमी होती है। क्या उसका सप्लीमेंट खाना हो सकता है या डाइट हो सकता है? यस, सो आयरन जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है। तो उसमें हम वेजिटेबल्स खाएंगे, सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, सब ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फिर आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं मोरिंगा की, राइट? सो मोरिंगा, व्हीट ग्रास, all these things also have a lot of iron in them. So you can make sure कि आप every day में कुछ ना कुछ थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच मोरिंगा का पाउडर कोई भी चीज में डाल के आप पी रहे हैं या खा रहे हैं, right? It helps your iron levels. Then after this there is another thing where iron हमें
प्लांट सोर्सेज से मिलता है और हमें आयरन एनिमल सोर्सेज से मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अगर आप मीट खाएंगे, राइट, सो थ्रू एग्स, थ्रू रेड मीट वी कैन गेट आवर आयरन सोर्सेज। But if you're a vegetarian, then you will get your iron sources from things like green vegetables. You will get your iron sources from maybe a supplement. If अगर आप बहुत सारी सब्जी नहीं खाते, अगर आपको आदत नहीं है बहुत सारी सब्जी खाने का, then what you can do is you can actually supplement yourself with the iron supplement. बहुत easily available होता है, but you can start taking this so at least it starts helping you. ब्लड की कमी अगर प्रेगनेंसी में कम होगी तो पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपको वीकनेस और फटीग ज्यादा लगने लगेगी, इसलिए आप एक डॉक्टर यूजुअली सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, बट यू शुड स्टार्ट वन आयरन सप्लीमेंट फॉर श्योर, फॉर वुमेन स्पेशली, राइट। एंड ये सब हो गया, मैंने जो 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जिसकी बात की, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका ध्यान रखेंगे जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके मूड फ्लक्चुएशंस इतने नहीं होंगे और आपको ऑल द मोर वीकनेस फटीग नहीं होगी, जिसकी वजह से कभी कभी मदर्स थोड़ा डिसअपॉइंट फील करती है कि मुझे मेरे बेबी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है बट मुझे ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, व्हेन वी हैव बेबी. So that little bit of, the little bit of sadness that we feel because of our own energy levels, it can get better if you eat good fruits, vegetables, seeds, legumes, pulses, dal chawal बहुत important होता है. I think for every mother, please eat dal rice, it's something which gives you good source of healthy vegetarian protein. जब आप दाल और चावल साथ में खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, पुलाव करी खाते हैं, all these things give you a good, nice profile of amino acids in vegetarian sources, right? So please eat all these things. And I also feel that एक चीज जो pregnancy में help करती है is that अगर आप overall थोड़ा fitness level maintain करें, movement is very very important. That blood circulation is very important. तो अगर आप कुछ हेल्थ कंडीशन है और अगर डॉक्टर ने रेस्ट सजेस्ट किया है तो नो प्रॉब्लम, प्लीज रेस्ट. बट इफ यू डोंट हैव एनी हेल्थ कंडीशंस एंड यू आर फाइन इन योर प्रेगनेंसी, प्लीज मेक श्योर दैट आप थोड़ा मूवमेंट करें, खा के एकदम एक ही जगह पे बैठे ना रहे. Take a walk outside in your house or probably wherever you can, in your building, wherever you can. These days with COVID, I understand it gets a little difficult, but you have to try and do a little bit of exercise every single day, right? So I think half an hour, even 1 hour, like 25 minutes, half an hour of exercise in one day creates good blood circulation in your body. So I think all pregnant women need to have this one thing in their everyday thing. कि खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे. जैसे कि पहले के जो वुमेन होती थी वो काफी हार्ड वर्किंग होती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेज भी. अभी बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन जो बिल्कुल ही बेड रेस्ट कर रही थी. अगर आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें जैसे करिश्मा ने बोला तो आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, मूवमेंट इज वेरी मच नेसेसरी. कुछ वुमेन बिल्कुल ही नहीं कर रही होती हैं, दे थिंक दैट दे जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड व्हिच इज आल्सो गुड. यस, एब्सोल्युटली. और दूसरी चीज ये मैंने देखी है कि बहुत कॉमन होता है, हमें बोला जाता है कि अगर ज्यादा घी खाओगे ना तो भर भर के घी खाओ, भर भर के मलाई खाओ, दूध पियो तो तुम्हारा बच्चा गोरा होगा और तुमको डिलीवरी में बहुत ईज होगा. ओके, नाउ दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन, ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता है. तो अगर आपको मन कर रहा है कि आप दूध पिए तो प्लीज पीजिए, अगर आपको मन कर रहा है कि थोड़ा लड्डू घी वाला आपने खा लिया तो प्लीज खाइए, पर ज्यादा घी खाने से, ज्यादा मलाई खाने से, ज्यादा दूध पीने से बच्चे का कलर चेंज नहीं होता है. जेनेटिक्स जो होते हो वही जेनेटिक्स होंगे. The color of your child does not depend on the food that you eat. So that is one second myth that please don't believe these things. और घी इतना ही खाइए जितना डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि अगर आप ज्यादा घी, बटर, चीज, मलाई वगैरह खाने लगे तो आपको और वेट गेन होगा और आपका बॉडी ज्यादा लेथार्जिक फील करने लगेगा. तो जो बेसिक एक्टिविटी होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं हो पाएगी और फिर वेट लॉस करने को प्रॉब्लम होगा. 1 to 2 teaspoons of ghee in a day is more than enough. इससे ज्यादा आपको कोई भी चीज में फायदा नहीं होगा. अगर आपने गोंद के लड्डू बनाए हैं घर में या आपने घी वाले लड्डू बनाए हैं तो you can obviously have 1 in a day, which is a nice thing to do, but डिलीवरी में ईज घी खाने से नहीं होता है.
आपका जो सर्विक्स होगा, जो आपका जेनेटिक मेकअप होगा, उसी तरीके से बर्थ डिलीवरी होगी। लुब्रिकेशन इंक्रीज नहीं करता है घी खाने से। So that is the third myth that I want to tell girls, that don't believe all these things. Eat ghee because you want to eat ghee and eat it in little quantity only. That's it. और करिश्मा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कई बार जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन हो जाता है, 8 से 12 किलो तक का जो वजन बढ़ जाता है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और जो फिल्म सेलिब्रिटीज हैं वो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद वापस अपना वेट अचीव कर लेती हैं, जैसे करीना कपूर और ये हो गए। लेकिन मैं जनरल नॉर्मल ये लोगों की बात कर रही हूँ, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो उन्हें किस तरह का, क्या वो स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग ये सोच करके भी वेट गेन करने से डर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के बाद उस वेट को लॉस कैसे करेंगे। तो डिलीवरी होने के बाद कब वो स्टार्ट कर सकते हैं लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड डाइट प्लान, सो दैट कि वो अपने शेप में वापस आ सके? यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। सो फर्स्टली मैंने इसलिए ये सारे गाइडलाइंस अभी बताए थे, मैंने ये 3 मिथ्स इसलिए बस्ट किए थे क्योंकि ये मेक और ब्रेक हो जाते हैं। अगर आपने आपके वेट का ध्यान रखा प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऑटोमेटिकली जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करेंगे, जब आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो वेट आपने प्रेगनेंसी में गेन किया होगा वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली कम होने लगेगा। बट देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आई वांट टू से इन दिस। वन इज, प्लीज फोर्स ना करें कोई चीज। आपका जो पोस्ट बर्थ का टाइम होता है, राइट, the next 1 year after that is very crucial for you and the baby to bond, right? ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसीजर, यूजुअली बहुत सारी मदर्स जो होती है वो 7 to 8 months 9 months तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है, विच इज अ नाइस हेल्दी थिंग टू डू। सो प्लीज डू दैट। अब क्या होगा कि अगर आपने बर्थ देने के बाद, राइट, जन्म देने के बाद अपने बच्चे को अगर आपने इमीडिएटली एक्सरसाइजेस चालू कर दी, आपने रिगरस डाइट चालू कर दिया, तो आपका जो दूध का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएंगे, राइट? इट्स जेनेटिक मेकअप, बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, वो लैक्टेशन कम कर देती है बॉडी में। So if you do that and then you can't feed your child, right, that's going to create a problem with the connection of the child, और child का न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, इसमें उसमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वीकनेस आ जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दे, जो वेट गेन किया है वो ऑर्गेनिकली कम हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो फर्स्टली, do not rush into trying to lose weight, do not rush into trying to get on to any diets of any type, okay? मैंने जो पहले समझाया था कि अगर आपने एक दिन में 300 से 400 कैलोरी खाली इंक्रीज की है, तो जब आप बेबी को फीड कर रहे हैं, सेम थिंग बैक टू पहले का रूटीन आ जाएगा। Do not consume that extra 5th meal anymore. Just consume your normal 4 meals that you used to consume when you were that you used to have before pregnancy, right? So these things are very important. एक के टाइम दे, 1.5 year थोड़ा सब्र रखें। वो सब्र जो आप रखेंगे आपके और बच्चे के बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So please give yourself some time, you know, at that point your priority as a mother, as you know, a woman should be that you give time to your baby, you get time to bond with your family bonds with the baby, right? उसके बाद ये जो 1 साल जो होता है, उसके बाद तो हमें सबको वही करना है जो लाइफ में डेली चीजें होती है हमारी, राइट? सो दैट 1 year after giving birth is so precious, is so nice and beautiful. Don't spoil it in trying to lose weight. Don't spoil it in trying to do any diets or anything like that. Enjoy those moments with your baby. Try and bond as much as possible with your baby. Okay? And after this 1 year of breastfeeding your baby and everything, 1 साल जब आप बेबी को wean off कर दे, कि शायद आप अभी एक दिन में आपके बेबी को खाली एक बार ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और बाकी के दिन बेबी दूसरी चीजें खाने लगा है, राइट? तभी आप धीरे धीरे आफ्टर 1 year you can start incorporating some more exercise, you can start incorporating more healthy food in your diet, right? So these are things that I would like to say, and this is very crucial. Why? Because only if you do these things then you will be able to actually lose the weight, वरना वही विशियस साइकिल में अटक जाएंगे कि खाली दिमाग में सोच है वेट लॉस करना है पर बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है। इससे नुकसान आपको होगा और बेबी को भी होगा। उससे अच्छा माइंड क्लियर रखें, फोकस क्लियर रखें, और जो टाइम पे जो चीज करना है उसी तरीके से कीजिए, तो आपको 2000% वेट लॉस मिलेगा फिर।
बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा खट्टा और इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है करिश्मा? so actually so this is one thing जो आपने बताया अभी कि खट्टा नहीं खाना है। और दूसरी चीज मैंने वो भी सुनी है कि a lot of people tell pregnant women कि स्पाइसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पाइसी और खट्टा खाएंगे तो शायद there could be complications in the pregnancy. Okay, तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि ये फोर्थ मिथ है, दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ। खट्टा खाने से, स्पाइसी खाने से, पपैया खाने से, पपीता खाने से कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस टू यू। ओके, तो इसमें दिमाग ज्यादा ना लगाएं। अगर आपको मन कर रहा है कि थोड़ा बहुत खट्टा खाना है तो थोड़ा खा लीजिए, नथिंग गोज रॉन्ग इन दैट। विद स्पाइसी फूड, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विद स्पाइसी फूड दैट आई विल टेल यू। इफ यू आर प्रेग्नेंट, वैसे भी आपका जो डाइजेशन होता है ना हल्का सा स्लो हो जाता है, बिकॉज देयर इज प्रेशर ऑन योर ओवरऑल बॉडी, राइट, बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट्स ग्रोइंग इनसाइड यू। तो स्पाइसी अगर खाएंगे तो शायद थोड़ा एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, थोड़ी एसिडिटी हो सकती है आपको। तो आई वुड से कि तीखा थोड़ा कम मात्रा में खाइएगा। अगर आपको तीखा खाने का मन है तो थोड़ा बहुत खा लेना, पर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएंगे तो आपको ही डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, आपको ही एसिडिटी होगी, फिर रात को बेचैनी होगी सोने के टाइम पे। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन थिंग फॉर स्पाइसी फूड। खट्टा भी अगर लिमिट में खाएंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और पपाया, रॉ पपाया, खजूर, जो भी चीजें यूजुअली जो टैबू बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, इट्स कंप्लीटली अ मिथ। Everything enjoyed in very small quantities is absolutely okay and does not cause any problems. बिल्कुल। और बहुत बार पानी की मात्रा को भी लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कई बार वेट बढ़ जाने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ज्यादा यूरिन होल्ड नहीं कर पाता और बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इस केस में क्या पानी विमेन को पीना चाहिए, या वो जितना 1 से 2 लीटर पी रही होती है उतना ही पीना चाहिए होता है? So there will be a need for going. Yes, we have to understand how the physiology works. Okay, there will be a need to go to urinate again and again, because हमें समझना ये है कि जब हमारा urinary bladder हमारे lower body में होता है, and because now our baby is also growing in the same area, right? So because bladder पे ज़्यादा pressure पड़ता है, that's why the urgency to go to the loo. Okay, but this is very important. ये आपका और आपके बेबी का डिटॉक्स हो रहा है, तो प्लीज रोकिए नहीं। प्लीज गो टू द लू हाउ मेनी एवर टाइम्स इट टेक्स, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। आप एक दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार अगर आपको यूरिनेट करना पड़े, प्लीज यूरिनेट कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स कर रहा है चीजें। जितना पानी जरूरत है आपको पीने को, सी 3 नॉनदलेस, आप प्रेग्नेंट हो कि आप ना हो, 2 से 3 लीटर तो पानी मैंडेटरी होता है पीना। अगर आप उतना नहीं पिएंगे तो बॉडी डिटॉक्स नहीं करेगा, राइट? आपका ओवरऑल हाइड्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा बॉडी में, वेट लॉस भी नहीं होगा अगर पानी नहीं पिएंगे तो। समटाइम्स बॉडी को प्यास लगती है, हमें लगता है भूख लगती है, तो हम बाय मिस्टेक खाना खा लेते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट? So please, for pregnant women, so it's very, very important for them to drink water. So 3 to 4 liters of water every day for sure. And please go and urinate जितना भी टाइम लगे, उसमें कैलोरी बर्न होगी आपकी, तो आप करके आइएगा प्लीज। एक और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए खासकर करिश्मा, कि जब बच्चे को आपने डिलीवर कर दिया और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, तो ऐसा एक मिथ होता है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप जो खा रहे होते हैं वही बच्चे के दूध में बनकर जा रहा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खट्टा या ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो आपके मिल्क को भी अफेक्ट करता है, ये कितने हद तक सच है? It is true to an aspect, because as I said कि हम जो कंज्यूम करेंगे वो सेम चेंज होके बेबी को मिलता है। So even when we are breastfeeding, we have to take care of certain things. जैसे for example, I will tell you, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और अगर आप कैफीन जैसे कि चाय, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, ग्रीन टी, अगर आप कैफीनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि द कैफीन विल ट्रांसफर टू द चाइल्ड एज वेल थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क। ओके, so do not consume too much of caffeine when you are breastfeeding your baby. 1 to 2 cups of chai, coffee, green tea in a day is fantastic. पर we have to take care of certain things कि अगर हमने ज्यादा पानी नहीं पिया, अगर हमने ज्यादा कैफीन कंज्यूम कर लिया, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, उतना लैक्टेशन होगा नहीं। सर्टेन फूड्स अगर हम नहीं खाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑन अ डेली बेसिस अच्छा फाइबर नहीं खाया, राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा
लैक्टेशन भी अच्छा नहीं बन सकता, हमारे लिक्विड्स ही अगर हम ज्यादा नहीं पिएंगे खाएंगे तो हमारा मिल्क कैसे प्रोड्यूस होगा, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मदर्स हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट शी इज ड्रिंकिंग, व्हाट शी इज ईटिंग, बिकॉज दैट इज इवेंचुअली गेटिंग टर्न्ड इनटू फूड फॉर द बेबी। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। So thank you so much करिश्मा, आपने प्रेगनेंसी डाइट और खासकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारी चीजें सजेस्ट की। खान पान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर द प्रेग्नेंट वुमेन हु आर वाचिंग दिस वीडियो वुड फाइंड रियली इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर देम। बहुत सारे आपको सजेशंस मिल रहे होते हैं, बट ऑलवेज ट्रस्ट रिलायबल सोर्स जिसको आप बिलीव कर सकते हैं। और बहुत सारे टैबूज और बिट्स भी अटैच्ड है ये पूरे प्रेगनेंसी के साइकिल से। काइंडली उनके जो भी फैक्ट्स हैं उसको बिल्कुल चेक करें और कभी किसी भी चीज पे भरोसा करें। आई होप यू विल फाइंड दिस एपिसोड वर्थ watching and sharing. Do like this video at MediCircle, and we would wish that we are there to create such good content for you every time. Thank you once again, Karishma, for joining us.